गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आर.डी. जोशी आप सभी का द हिकेटीएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, थंबनेल से और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, आज का विषय क्या है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। हर एग्जाम के अंदर, सभी टेट एग्जाम हो, चाहे वो एग्ज़ाम हमारे ग्रेड फर्स्ट से हो, ग्रेड सेकंड के हो, सभी एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी हो चाहे सीडीपी, सब के अंदर आता है ये टॉपिक। और जो इस टॉपिक को हम बारीकी से समझेंगे, शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहें। एक एक चीज़ और एक एक बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। कौन? कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। उससे पहले कुछ बारीक और सिंपल बातें जो इस चैप्टर को कनेक्ट करती हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है कि हमारे जो विकास के 6 अहम क्षेत्र होते हैं, 6 अहम एरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं? PMSMLE, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये हमारे डेवलपमेंट के कितने हैं? 6 मुख्य एरिया होते हैं। इन 6 मुख्य एरिया के अंदर से आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं नैतिक विकास की या मोरल डेवलपमेंट की। तो ये जो सभी क्षेत्र होते हैं आपस में क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मानसिक का असर किस पर पड़ जाएगा? आपके सोशल पे पड़ेगा, सोशल का आपके मोरल पर असर पड़ेगा, आपके मोरल का आपके लैंग्वेज पर, और लैंग्वेज का इमोशनल डेवलपमेंट में। यानी सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? सभी विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात है मोरल डेवलपमेंट की कि मोरल डेवलपमेंट है क्या, नैतिकता क्या है। पहले बात करेंगे कि नैतिकता क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, मोरालिटी की बात कर रहे हैं हम, नैतिकता की बात कर रहे हैं। क्या है नैतिकता? हमारे सद्गुणों का प्रदर्शन करना ही, सद्गुणों का रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। उचित एवं अनुचित की संकल्पना करना। कौन सी चीज अनुचित है या कौन सी चीज क्या है? उचित है, इस बात की संकल्पना करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। कार्य के करने वह न करने की आज्ञा देना। किसी कार्य के करने वह न करने की आज्ञा देना या उस पर निर्णय करना, यही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाती है, यह हमारी मोरालिटी कहलाती है। अब बात है मोरालिटी। तो मोरालिटी का संबंध किससे होता है? तो मोरालिटी के अंदर संबंध होता है जो नैतिकता का आधार होता है, उसमें सामाजिक भी होता है और क्या होता है? संज्ञानात्मक भी होता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि सभी विकास एक दूसरे से क्या होते हैं भाई? अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो नैतिकता जो है वो हमारी बुद्धि से प्रभावित होती है। नैतिकता किससे प्रभावित होती है भाई? बुद्धि से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? हमारी बुद्धि से प्रभावित होती है, यानी हमारी मेंटल एबिलिटी से प्रभावित होती है, हमारी मानसिक क्रिया से आधारित होती है। नैतिकता का प्रदर्शन हम किसके आधार पर करते हैं? जैसी हम मेंटल एबिलिटी रखते हैं वैसी ही हम क्या प्रदर्शित करते हैं भाई? नैतिकता को प्रदर्शित करते हैं। जैसी हम मानसिक क्रिया कर पाते हैं, जैसी हमारी उम्र है, उस प्रकार की हम क्या करते हैं? नैतिकता करते हैं। नैतिकता क्या होती है भाई? जो नैतिकता होती है वो स्वेच्छा से होती है। क्या होती है? स्वेच्छा आधारित होती है कि हम नैतिकता प्रदर्शित करें या ना करें। नैतिकता क्या होती है? नैतिकता परिवर्तनशील होती है। पेपर में सवाल आए, मोरालिटी परिवर्तनशील होती है, नैतिकता परिवर्तनशील होती है, तो जवाब हमारा होगा हाँ, नैतिकता परिवर्तनशील होती है। किसी देश, किसी समाज या किसी परिस्थिति या किसी समय के आधार पर हमारी नैतिकता क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है या परिवर्तनशील होती है, ये हमें मानना है। मोरालिटी क्या होती है? स्वेच्छा से होती है, और मोरालिटी क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। जैसी परिस्थिति होगी उसके आधार पर ही हमारी नैतिकता में बदलाव हो जाता है। उसी समय के आधार पर देश, समाज और भी बहुत सारे अवयव हैं जिनसे क्या होती है? प्रभावित होती है। हमने क्या पढ़ा? नैतिकता को प्रभावित कौन करती है? बुद्धि। अब उस संकल्पना को समझने का प्रयास करें। हम साधारण तौर पर क्या कहते हैं भाई? जो संज्ञान होता है, हमारा ज्ञान होता है,
वो ज्ञान बुद्धि द्वारा होता है और जो हमारी नैतिकता होती है वो हृदय से निकलती है। तो वो प्रभावित, जो हम ये साधारण बात करते हैं, वो प्रभावित किससे हो रही है? पूर्णतः भाई बुद्धि से ही प्रभावित हो रही है। जब आप मेंटल एबिलिटी करेंगे तो वैसे ही आप नैतिकता प्रदर्शित करने वाले हैं। आपकी मानसिकता जैसी है वैसी ही आप नैतिकता का क्या करेंगे भाई? प्रदर्शन करेंगे। उसका प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है भाई? संज्ञान भी शामिल होता है। क्या बात की हमने? बुद्धि से प्रभावित होती है। बुद्धि क्या करती है? मानसिक क्रियाएं करती है, और मानसिक क्रियाओं में क्या शामिल होता है? संज्ञान। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है वो मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो जो संज्ञान है, इस संज्ञान का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। और ज्ञान के द्वारा या बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं? मानसिक प्रक्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं? मानसिक प्रक्रियाएं करते हैं। यानी तर्क करना, चिंतन करना, स्मरण करना, समस्या समाधान करना, ये सभी क्या होती है? मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो किससे संबंधित होती हैं? संज्ञान से या कॉग्निशन से या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या होती हैं? अंत संबंधित होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कोहलबर्ग जी की तरफ से चलते हैं। तो कोहलबर्ग जी ने क्या किया है उसके बारे में समझें आप। कोहलबर्ग जी का जो ये सिद्धांत है मोरल डेवलपमेंट का, उन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जीन पियाजे जी का, हमने मोरल डेवलपमेंट पढ़ा होगा, उन्होंने दोनों डेवलपमेंट दी हैं। सबसे पहले उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताया, उसके बाद उन्होंने मोरल डेवलपमेंट दिया था। तो उनके मोरल डेवलपमेंट से ही उसी मोरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है किसने? कोहलबर्ग जी ने। उनके ही मोरल डेवलपमेंट पर आधारित है किनका? कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। जब वो कोहलबर्ग जी अपनी डॉक्टरेट कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, तब उनको जीन पियाजे जी का मोरल डेवलपमेंट मिला या उनके हाथ लगा, और उनको पढ़ के उनको लगा कि मैं क्या कर सकता हूं, इसमें और बेहतर तरीके से प्रयास कर सकता हूं, और बेहतर तरीके से क्या कर सकता हूं भाई? सुधार कर सकता हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। उसके बाद उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत हम आज पढ़ते हैं। उन्होंने भी क्या बताया था? उनके सिद्धांत का आधार, चाहे वो जीन पियाजे हो, चाहे वो कौन हो भाई? कोहलबर्ग हो, इन सब के दोनों के सिद्धांत का आधार क्या था? कॉग्निशन था, यानी संज्ञानात्मकता थी या संज्ञान था। तो पूछ लिया जाए कि इन दोनों का आधार क्या था, तो संज्ञानात्मकता से आधारित है ये। क्या था? जीन पियाजे जी ने क्या बताया था? जीन पियाजे जी ने भी जो अपना सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट दिया था, उसमें भी बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया था और बच्चों से साक्षात्कार करवाए थे। क्या करवाया था? साक्षात्कार करवाए थे, सवाल पूछे थे। उन सवालों के आधार पर जो बच्चे ने जवाब दिया था, उस आधार पर उन्होंने क्या किया था? अपने नैतिक सिद्धांत को डेवलप किया था कि बच्चों में नैतिकता किस प्रकार की होती है। अब दोनों का सिद्धांत एक ही सिंपल बात हम कह सकते हैं कि जीन पियाजे जी के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया है किसने? कोहलबर्ग जी ने। उन्हीं के सिद्धांत को आधार मान के, क्योंकि जीन पियाजे जी ने पहले संज्ञानात्मक विकास दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया। उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर उन्होंने बताया कि बच्चा जब कॉग्निशन हो जाता है, उसका संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, तो उसके आधार पर बच्चा कैसी मोरलिटी दिखाएगा, कैसा बर्ताव करेगा, उसके बारे में बात की थी किसने? जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे जी का हम पढ़ते हैं, उन्होंने बताए थे कि कैसे एक हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस होते हैं बच्चे, प्रायत्शासी होते हैं, स्वायत्तशासी होते हैं। उसके बारे में हम जीन पियाजे जी का जब मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं क्लास के अंदर, तब भी मैं इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूं, डिटेल से मैं इसको पढ़ा चुका हूं। इन्होंने क्या काम किया? जीन पियाजे जी ने भी क्या काम किया? बच्चों को कुछ सवाल दिए, उन सवाल का बच्चों से जवाब पूछा, और क्या किया था? उन्होंने बच्चों का ऑब्जर्वेशन भी किया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोहलबर्ग जी की। तो कोहलबर्ग जी का जो जन्म है वो कब हुआ भाई? 1927 में हुआ। ठीक है। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई वो 1987 के अंदर हुई, और 1987 के अंदर उन्होंने क्या कर ली भाई? आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी, और अपने प्राणों को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ऐसा कुछ पेपर में सवाल आता है कि कोहलबर्ग जी की मृत्यु कैसे हुई थी, या कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो नाम क्या आएगा? कोहलबर्ग आएगा, क्योंकि कोहलबर्ग जी ने क्या कर ली थी भाई? आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद क्या है? ये शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या रहे भाई?
प्रोफेसर रहे। क्या रहे? शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। और कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं ये। कौन? कोहलबर्ग जी। अमेरिका के रहने वाले थे। जन्म 1987 के अंदर उन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। क्या बताया है उसके बारे में बात करते हैं। जब उन्होंने जीन पियाजे जी का मोरल डेवलपमेंट पढ़ा और उसको उसने आगे बढ़ाया, तो जीन पियाजे जी ने भी बच्चों का क्या किया था? ऑब्जर्वेशन किया। और ऑब्जर्वेशन के बाद बच्चों से सवाल पूछे थे। सवालों की प्रकृति किस हिसाब की थी उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चों से सवाल पूछा कि ये एक कफ है जो आपने जानबूझकर तोड़ दिया, और एक ये 3 कफ का पैकेट है जो आपसे गलतीवश टूट गया, तो निम्न में से आपको दंड किसमें मिलेगा? तो ये कैसे सवाल थे? ये सिर्फ सवाल थे दुविधापूर्ण। और उस सभी का जवाब बच्चे किस आधार पे देंगे? अपने संज्ञान के आधार पे देंगे, अपनी मेंटल एबिलिटी के आधार पे देंगे। इसी प्रकार के सवाल, इसी प्रकार की बातें किसने की भाई? कोहलबर्ग जी ने की। और कोहलबर्ग जी ने क्या काम किया? कोहलबर्ग जी ने 72 अमेरिकन लोअर मिडिल स्कूल के जो बच्चे लिए, कौन से? 72 बच्चे लिए। सभी क्या थे? बॉयज थे भाई। 72 बच्चों को शामिल किया अपने सिद्धांत के अंदर, अपने इस डेवलपमेंट को प्रदर्शित करने के लिए या इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। ये सभी 72 बच्चे लोअर मिडिल स्कूल के थे। और सभी बच्चों की आयु कैसी थी? 16 वर्ष से कम थी भाई। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे। पेपर में सवाल आएगा तो जवाब हमारा क्या होगा कि सभी बच्चे 16 वर्ष से कम आयु के थे। बच्चे में जहां से नैतिकता प्रारंभ होती है वहां से बात करते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो क्या प्रदर्शित नहीं करता? नैतिकता प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता नैतिकता प्रदर्शित बच्चा? क्योंकि बच्चे की जब प्रारंभिक आयु में होता है, बच्चा जन्म ही लेता है, तो उस समय क्या होता है? बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। समाज में जन्म ले लिया तो उसे हम सामाजिक कह सकते हैं, पर सामाजिक प्रक्रियाओं में भागीदार नहीं बनता, इसलिए हम उसको असामाजिक कहते हैं। तो बच्चा ना सामाजिक है ना असामाजिक है। सामाजिक गुणों का क्या नहीं हुआ है? उसमें समावेश नहीं हुआ है। उसकी मेंटल एबिलिटी नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट बात, मेंटल एबिलिटी क्यों नहीं हुई है? क्यों? क्योंकि बच्चा किससे सीखता है? अपने वातावरण में, परिवेश से सीखता है। अभी वातावरण और परिवेश में अभी उसकी मानसिक क्षमता इतनी नहीं हुई है कि वो अपने आप को क्या कर सके? डेवलप कर सके। तो क्या होगा यहां कि बच्चा शुरुआत में क्या प्रदर्शित नहीं करेगा? नैतिकता प्रदर्शित नहीं करेगा। बात समझ में आई? अब इन 72 बच्चों के साथ क्या किया? इन सभी 72 बच्चों को हमारे कोहलबर्ग जी ने कहानियां सुनाई। और लगभग कहानियां कितनी थी भाई? 11 कहानियां सुनाई थी। किसने? कोहलबर्ग जी ने। किसको सुनाई थी? इन 72 बॉयज को। और ये 72 बॉयज अलग अलग उम्र के थे। उम्र अलग है तो मानसिकता क्या होगी? मेंटल एबिलिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो अब इन 11 कहानियों के अंदर से एक कहानी है जो बहुत फेमस है। एक कहानी है जो बहुत क्या है भाई? फेमस है। कौन सी है? हेंज का डिलेमा। हेंज डिलेमा कह दें या हेंज की दुविधा। एक कहानी है हेंज की दुविधा। कहानी, सभी जो कहानियां सुनाई गई थी वो सभी कहानियां मोरल डिलेमा थी। सभी की सभी कहानियां क्या थी भाई? मोरल डिलेमा थी। नैतिकता की दुविधा की सभी कहानियां सुनाई गई, जिनमें एक कहानी थी हेंज की दुविधा। पेपर में सवाल क्या आएगा कि हेंज की दुविधा की कहानी से संबंधित कौन है? तो कौन होगा? कोहलबर्ग। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। कहानी क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। कहानी क्या थी? पेपर में सवाल नहीं पूछता कि कहानी क्या है, तो क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहानी सुनाई कि हेज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी क्या है? बीमार है, उसे कैंसर हुआ है। और जिस उसका वो इलाज करवाना चाहता है, उसे ठीक करवाना चाहता है, और जिस क्षेत्र में वो रहता है वहां सिर्फ एक दुकान है जिसके पास वो दवा है जिससे वो ठीक हो सकती है। और जो वो केमिस्ट है, वो दुकानदार है, वो मुंह मांगे रेट में उस दवा को बेचना चाहता है, और इतने पैसे हेंज भाई साहब जी के पास नहीं है। अब जब हेंज भाई साहब जी के पास इतने पैसे नहीं है तो हेंज भाई साहब जी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे ये दवा दे दो, अगर आप दवा नहीं देंगे तो मेरी पत्नी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। पर वो दुकानदार केमिस्ट मना कर देता है कि मैं आपको ये दवा नहीं दे सकता, आपसे जो मैं पैसे डिमांड कर रहा हूं उसकी पूर्ति कर दीजिए आप।
तो मैं आपको क्या कर सकता हूं, आपको मैं दवा दे सकता हूं। हेंज वापस घर चला गया, पैसे नहीं थे। हेंज वापस गया जब दुकानें सब क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, बढ़ गई थी। तो उन्होंने क्या काम किया, उस ताले को तोड़कर उस दुकान में घुसकर क्या कर ली, दवा की चोरी कर ली थी भाई। अब ये कहानी उन सभी बच्चों को सुनाई गई जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम है। ये बार बार 16 वर्ष का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे ऊपर की नैतिकता के बारे में कोहलबर्ग जी ने कोई बात नहीं की है। 16 वर्ष के उम्र से ज्यादा बच्चे के अंदर किस प्रकार का बच्चा बर्ताव करता है, किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करता है, उसके बारे में बात कोहलबर्ग जी ने नहीं बताई है। इसलिए मैं ये 16 वर्ष बता रहा हूं कि वो 72 बॉयज जो थे वो 16 वर्ष से कम आयु के थे, 16 या 16 से कम, और सभी क्या थे भाई, बॉयज थे। उसके बाद हेंज की कहानी सुनाई, और हेंज की कहानी सुनाने के बाद बच्चों से प्रश्न किए कि जो उसने चोरी की वो चोरी करना सही है या गलत है, सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। इन सभी कहानियों की नैतिक दुविधा की कहानी सुनाई गई, यानी मोरल डिलेमा उनको सुनाया गया। जब बच्चे से नैतिक दुविधा की कहानी सुनाई गई तो बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे के पास नैतिक दुविधा आएगी तो बच्चा क्या करेगा, मोरल रीजनिंग करेगा। क्या करेगा भाई, मोरल रीजनिंग करेगा। नैतिक दुविधा होगी तो नैतिक तर्क करेगा या नैतिक तर्कणा करेगा। ध्यान रखना, सही और गलत के बारे में निर्णय करने को क्या कहा था हमने, नैतिकता को प्रदर्शित करना कहलाता था, उसकी आज्ञा देना। तो सही और गलत के बीच में जब बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है या सही व गलत का निर्णय प्रस्तुत करता है तो बच्चे को क्या करनी पड़ती है, मोरल रीजनिंग करनी पड़ती है। पेपर में 2 से 3 बार सवाल आया हुआ है कि जब बच्चा सही और गलत के बीच डिसीजन क्रिएट करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो नैतिक तर्कणा कहलाती है, मोरल रीजनिंग कहलाती है। ये आपको याद रखना है। तर्क, हमें पता है तर्क क्या है, तो हमने पढ़ा है तर्क करने के लिए किसकी आवश्यकता है, मेंटल एबिलिटी। जितनी होगी मेंटल एबिलिटी आपने, जितनी आपकी मानसिकता होगी उस हिसाब से आप क्या करने वाले हैं भाई, तर्क करने वाले हैं। और तर्क क्या है, ये जो रीजनिंग क्या है, ये तर्क करना, ये रियलिस्टिक थिंकिंग है। क्या होती है तर्क, एक प्रकार की रियलिस्टिक थिंकिंग होती है। तो बच्चा मोरल डिलेमा मिलेगा तो क्या करेगा, मोरल रीजनिंग करेगा। थोड़ी देर पहले ही संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, क्योंकि संज्ञान किससे आधारित है, मानसिक प्रक्रियाओं से। और बच्चा जो तर्क करता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है, समस्या समाधान करता है, वो सभी किस में शामिल होते हैं भाई, संज्ञान में शामिल होते हैं। तो इन सभी की हमने बात कर ली है। अब बात फिर हम आगे बढ़ाते हैं कोहलबर्ग जी की तरफ से कि वो क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है भाई, तो सभी बच्चे कितने थे भाई, लोअर मिडिल स्कूल के थे। इससे पता चल गया होगा कि बच्चों की आयु ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, कहानी की संख्या कितनी थी, 11 थी। फेमस कहानी कौन सी है, हेंज की डिलेमा। हेंज डिलेमा थी। उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने इनसे सवाल पूछे और सवाल का जो जवाब उन्हें प्राप्त हुआ उसके आधार पर उन्होंने क्या बताया कि बच्चों में नैतिकता का प्रकार कैसा होगा। बात समझ में आई, बात ये समझ में आई मुझे अब तक इनका जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, उनका सिद्धांत नैतिक निर्णय पे आधारित है। क्योंकि सही और गलत के बीच जो डिसीजन क्रिएट किया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा उस पर आधारित है। यानी इनका जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, नैतिक निर्णय पर आधारित है। कि बच्चा जैसा निर्णय लेगा वैसे ही बच्चे में क्या होती है, नैतिकता होती है। इस आधार पर उन्होंने 3 क्या बताए, प्रकार बताए थे। 3 प्रकार के बच्चों को डिवाइड किया गया था, जिसमें क्या होता है, जो बच्चे जिस अवस्था की हम बात करते हैं, शैशव अवस्था वाले बच्चे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसी प्रकार की अवस्थाएं बताई। उसके बाद उन्होंने जो उनका डिवाइडेशन किया वो क्या किया कि उन्होंने इसको बताने के बाद 3 तो बताई बच्चों की लेवल, कि ये 3 प्रकार के लेवल होते हैं, 3 प्रकार के लेवल या 3 स्तर के बच्चे होते हैं। और 6 क्या बताई, स्टेजेज। 6 क्या बताई हैं भाई, स्टेजेस। याद रखना है, पेपर में सवाल आया हुआ है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास में कितने स्तर बताए हैं, तो स्तरों की संख्या होगी 3। फिर से याद रखेंगे। और पूछा जाए कितनी अवस्थाएं बताई हैं, कितने सोपान बताए हैं, तो स्टेजेस की संख्या कितनी है भाई,
6 है। स्टेजेस की संख्या कितनी है? 6 है। लेवल कितने होंगे? 3 होंगे। और प्रत्येक लेवल के अंदर 2-2 स्टेज शामिल हैं। यानी लेवल फर्स्ट है ये, तो फर्स्ट लेवल में क्या होगा? 2 स्टेज होंगे। लेवल फर्स्ट, स्टेज 1 और स्टेज 2। लेवल 2 के अंदर बात की जाए तो क्या होगा? 3 और 4। और लेवल 3 के अंदर 5 और क्या होंगे भाई? 6। इस प्रकार का डिवाइडेशन उन्होंने किया है। इसमें उम्र उन्होंने नहीं बताई है, एज का फैक्टर उन्होंने शामिल नहीं किया है कि किस उम्र में बच्चों की क्या नैतिकता होगी। उम्र का डिवाइडेशन फिक्स तरीके से उन्होंने नहीं किया है। याद क्या रखेंगे? उन्होंने 3 लेवल बताए और प्रत्येक लेवल में 2-2 क्या होती हैं? स्टेज होती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होगी। इससे पूर्व के बारे में और जीन प्याजे जी के मोरल डेवलपमेंट के बारे में इसके आगे की क्लास में भी हम बताएंगे, और जब आपको समय मिलेगा तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से और बता के दूंगा आपको। ठीक है भाई, कौन कौन से 3 लेवल बताए हैं उनकी बात करते हैं। उन्होंने बताया कि 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत उसी को ही रूढ़िबद्ध कह दिया जाता है। परंपराओं से पूर्व रूढ़िबद्ध, रूढ़िबद्ध और रूढ़िबद्धों के पश्चात। तो क्या है भाई पूर्व परंपरागत? सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे खूब इसको पढ़ लेते हैं पर सवाल का जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने रटा है। अब जो जब क्लास खत्म होगी आपकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसका गलत जवाब दे सकता है। प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए, सबसे बड़ी बात इसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर को करना। आपके जवाब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब मैं आपको बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं। पर अगर आप इस क्लास को देखने के बाद अगर प्रीवियस ईयर कर पा रहे हैं पहले आए हुए सवालों को, तो ये समझ लीजिए कि आपकी समझ डेवलप हो गई है इस चैप्टर के अंदर, और जो मैंने पढ़ाया है वो एकदम सही पढ़ाया है। ठीक है, तो भाई तो 3 लेवल बताए। कौन कौन से 3 लेवल हैं? तो पहला बताया था प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत। दूसरा है परंपरागत। नंबर 3 पे आता है उत्तर परंपरागत। ये 3 स्टेज आपके सामने है। क्या होता है? पूर्व परंपरागत, परंपराओं से पूर्व की अवस्था। जब बच्चा परंपराओं को जान जाए, परंपरागत, और परंपराओं के जानने के पश्चात की अवस्था क्या कहलाती है भाई? उत्तर परंपरागत कहलाती है। हमारे 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। कितने प्रकार के अधिकार होते हैं भाई? 2 प्रकार के अधिकार होते हैं हमारे। एक होता है हमारा जो हमारे समाज ने हमें दिए हैं। एक अधिकार हमारे किसने दिए हैं? समाज ने दिए हैं। हमारा एक राइट्स, यानी समाज ने जो नियम कानून बनाए हैं उनके अनुरूप चलते हैं हम। दूसरा जो हमें दिया गया है वो हमारे विधि, कानून या कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। यानी क्या? नहीं, विधि के द्वारा या कानून के द्वारा जो हमें अधिकार मिले हैं वो विधिवत कानून कहलाते हैं। यानी 2 प्रकार के हमारे अधिकार मिले हैं। इन जो पूर्व परंपरागत के अंदर बच्चा किसी भी अधिकार को नहीं जानता है। याद रखना इस बात को। पूर्व परंपरागत किसी भी परंपराओं को नहीं जानता है, किसी भी राइट्स को नहीं जानता है, उसकी अवस्था। उसके बाद है सेकंड, जब बच्चा परंपराओं को जान जाता है, ठीक है, और जब नंबर 3 जब वो सभी चीजें सोच लेता है और उसके बाद खुद को डेवलप कर लेता है, अपनी स्वयं की अवधारणा विकसित कर लेता है, वो अवस्था किस में आएगी? उत्तर परंपरागत आएगी। अब हम एक एक का डिवाइडेशन करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे भाई? एक एक का डिवाइडेशन करते हुए चलेंगे। तो पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल की हम बात करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? जब बच्चा परंपराओं को नहीं जानता है। क्या नहीं जानता? परंपराओं को नहीं जानता है। अब परंपराओं के अंदर एक तो पहली स्टेज आएगी, एक आएगी स्टेज नंबर 2। पहली स्टेज कौन सी है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। हिंदी में लिख देता हूं, आज्ञाकारिता एवं दंड। आज्ञाकारिता एवं दंड पहली अवस्था है। बच्चा छोटा है,
क्या होगा? ये पहली लाइन कि ये नैतिक विकास के, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का पहला चरण है, पहला चरण है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा है भाई? जितने भी इन्होंने बताए हैं 6 अवस्थाएं, उनमें पहली अवस्था है। पेपर में सवाल पूछे पहली अवस्था कौन सी है, तो आज्ञाकारिता एवं दंड। बच्चा किसके माध्यम से सीखेगा? तो आज्ञाओं एवं दंड के माध्यम से। बच्चा क्या मानता है? नियमों को अटल मानता है, नियमों को अटल मानता है। पेपर में सवाल आए वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा नियमों को क्या मानता है? अटल मानता है कि नियम क्या नहीं हो सकते? परिवर्तित नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? परिवर्तित नहीं हो सके। नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। पेपर में सीधा सवाल आएगा जिसमें बच्चों ये मानते हैं कि नियम अटल होते हैं और उनका परिवर्तन संभव नहीं है। पेपर में सवाल आया हुआ है तो जवाब हमारा सीधा सीधा होगा कि अवस्था पहली है आज्ञाकारिता एवं दंड। क्या है? वो पूछे बच्चे से कि क्या नियमों में बदलाव हो सकता है, तो कहेगा नियमों में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जैसे एक बच्चों को ऑब्जर्वेशन किया गया था, जीन प्याजे जी ने भी किया था कि बच्चों को कंचे खेलते हुए देखा था उन्होंने, और फिर उन बच्चों से जाके पूछा था इस आयु वाले बच्चों को कि क्या बच्चे जो आप नियमबद्ध तरीके से खेल रहे हो, क्या इसमें परिवर्तन आप कर सकते हो? तो बच्चे ने कहा नहीं, नियमों में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। क्यों नियमों में बदलाव नहीं हो सकता है? ऐसा बच्चा क्यों मानता है कि नियम क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि दंड से बचने का एकमात्र तरीका है, दंड से बचने का ये एकमात्र तरीका है कि आप नियमों में चलो, नियमों में रहकर बंध कर आप चलोगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा। यानी बात क्या आई कि दंड जितना बड़ा होगा मतलब कार्य उतना ही क्या है? बुरा है। दंड जितना बड़ा होगा कार्य उतना ही बुरा है, या फिर कार्य जितना बुरा करोगे आपको दंड भी उतना ही बुरा मिलने वाला है। बात समझ में आई कि दंड आपका निर्धारित करेगा कि कार्य कितना बुरा है, और बुरा कितना है वो आपका दंड निर्धारित करेगा। यानी जब बच्चा देखता है कि उसके बड़े भाई ने चोरी की है, चोरी के कारण उसे पिटाई हुई है, तो वो बच्चा चोरी नहीं करता, उस नियमों के तहत चलता है कि चोरी करना पाप है। तो यही क्या कर रहा है? आज्ञाकारिता एवं दंड है। आज्ञा दीजिए, आपका बात मानेगा, आप उसे दंड दीजिए, वो कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार का सवाल पूछा था किसने? सवाल पूछा गया बच्चे से कि आप, ये कफ है, ये आपने जानबूझ के तोड़ दिया, और एक 3 कफ का सेट था जो आपसे गलती से टूट गया। इस उम्र के बच्चे से सवाल पूछा गया तो कि आपको दंड किसमें अधिक मिलेगा? तो बच्चा स्पष्ट कह रहा है इसमें मुझे दंड मिलेगा, और हो सके तो ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसे मैंने 3 कफ तोड़े। अभी उसमें इतनी मेंटल एबिलिटी नहीं आई है कि वो ये बता सके कि ये कार्य तो मैंने क्या किया था? जानबूझ के किया था। और ये कैसे हुआ था भाई? ये अनजाने में हुआ था, अपने आप हो गया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। पर वो ऐसी बात नहीं समझता है। अब बात आ जाए कि हेंज के बारे में, जब ये कहानी सुनाएगी हेंज वाली में, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? बच्चे तो नियमों से बंधे हुए हैं भाई। किससे बंधे हुए हैं? नियमों से बंधे हुए हैं। वो तो मानते हैं नियम अटल है, तो उसको पता है चोरी करना पाप है। तो जब बच्चे से पूछा गया हेंज वाले से कि भाई चोरी आपने की है, इस हेंज ने चोरी की है, तो उसने सही किया या गलत किया? तो बच्चे का क्या कहेगा? भाई गलत किया। तो भाई उसने क्या कहा कि जो हेंज ने चोरी की है वो क्या की है भाई? गलत है, क्योंकि नियम है चोरी करना क्या होता है भाई? पाप होता है, और यानी चोरी उसे नहीं करनी चाहिए। और जब चोरी उसने की है, नियमों का क्या किया है? उल्लंघन किया है, तो उसे क्या मिलने वाला है भाई? दंड मिलने वाला है, क्योंकि उसने नियमों का पालन नहीं किया। आज्ञा उसको माननी चाहिए थी। तो पेपर में सवाल आए कि पहली अवस्था में ओबीडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन के अंदर, या आज्ञाकारिता में दंड की अवस्था के अंदर, हेंज की उस दुविधा की कहानी पर बच्चे क्या जवाब देते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं? तो वो हेंज की चोरी को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? तो जवाब होगा गलत मानते हैं, क्योंकि बच्चा नियमों से बंधा हुआ है। बर्ताव वो ही करेगा। बर्ताव कैसा करेगा बच्चा? वही बर्ताव करेगा जैसी उसकी मेंटल एबिलिटी है, जैसी उसकी मानसिकता है। तो बच्चे की मानसिकता क्या है कि नियमों में तो कोई बदलाव संभव नहीं है।
तो भाई आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आज की कक्षा, आज के सेशन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम वापस से इस बात को रिपीट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट से चलेंगे सेकंड से लेके और 6 जितने भी हमारे चरण हैं उन 6 के 6 चरणों की बात करेंगे, 6 के 6 स्टेजेज की बात करेंगे। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक तो कर ही देना भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से, आपके एक लाइक से। और अगर ज़्यादा पसंद आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी प्रकार का सवाल है तो मैं आपको मैसेज में आपको रिप्लाई करूंगा आपके प्रत्येक सवाल का। और आपको इसे शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिट ही नहीं सभी टेट एग्जाम के अंदर जो जो आपके चैप्टर आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो सभी चैप्टर मैं आपके लिए करवाने वाला हूँ। कहाँ? हमारे द हिकेटियस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए भाई, अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए। और आप सभी से धन्यवाद। हमारी जो मुलाकात होगी वो अब हमारे नेक्स्ट सेशन में होने वाली है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के पार्ट 2 के अंदर। धन्यवाद।